हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और क्लास को शुरू करते हुए बिना देरी के साथ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है शिक्षण के पूर्व और शिक्षण के दौरान किया जाता है। सीखने के मूल्यांकन जो होता है शिक्षण के बाद किया जाता है। और काहे के लिए किया जाता है? ये बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने के लिए किया जाता है। कहता है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ठीक है। फिर कहता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। और फिर कहता है कि बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अब आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ठीक है। देखो, कहता है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी तक तो ठीक है, लेकिन कह रहा है उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए क्या किया जाता है? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित नहीं है? कहता है ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। कहता है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ठीक है। देखो, मुझे इसमें दो ऑप्शन गलत लग रहे हैं। एक तो ये कह रहा है ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना, तो ठीक है, एक तो ये वाला नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि 2009, एक ये वाला हो सकता है। बाकी ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये वाले ऑप्शन ठीक है कि ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 प्रगतिशील कक्षा से है, शिक्षा से है, जो कई बार मैं ले चुका हूँ। प्रगतिशील शिक्षा किसने ली है पहले तो मैं बता देता हूँ। जॉन डीवी ने दी है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है? करके सीखने पर जोर देता है। कहता है बच्चों में प्रगतिशील शिक्षा के कारण हो सकती है एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकती है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण या सफल माता पिता। ठीक है। तो आप लोगों को एक ही ऑप्शन दिखता होगा जिसमें मैं बता चुका हूँ। जब भी आनुवांशिकता और वातावरण का जिक्र हो तो आप लोग आनुवांशिकता और वातावरण ही चूज़ करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जो वंचित बच्चे आते हैं उनके लिए कक्षा का माहौल की आवश्यकता कैसी होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए माहौल, मतलब। ठीक है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको वरीयता देना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए कि तुम वहाँ से आए हो। ठीक है। अगर आर्थिक पूंजी से रिलेटेड आया है तो उसे स्कॉलरशिप भी देनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। मैंने बताया था कि बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है। कहता है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, हो सकता है अच्छा व्यवहार सिखाता है भैया। कहता है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, बिल्कुल हो सकता है। कहता है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। मैंने बताया था ना, हतोत्साहित नहीं करना उनकी भाषा को वरीयता देना है। ठीक है। यानी कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर किस पर करता है? जो आवश्यक हस्तक्षेप किया जाता है वो किस पर निर्भर करता है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है। कहता है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर।
ठीक है। तो यानी कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है। यानी कि कक्षा के सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बच्चों की अधिगम क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे नवीन संकल्पनाओं का अधिगम करने का असर प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो जो हस्तक्षेप वाला होगा वो ये होगा, और जो हस्तक्षेप वाले नहीं होंगे वो ये देखो सही है बिल्कुल। कहता है कि उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर या उनके प्रति स्नेही नाते रखने पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहता है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तो नहीं है, ये याद रखना है। कहता है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। देखो, जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को समावेशन करना चाहिए, जिससे कि उनकी अति संवेदनशीलता जो है हिलने डुलने वाली, परेशान करने वाली, वो ख़त्म हो सके। उनको सिखाने के लिए अधिक से अधिक वैकल्पिक तरीके ढूंढना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों में उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये देखो क्या कह रहा है, कहता है कि बेचैन होने पर उन्हें फटकार नहीं लगाना है। बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी बिल्कुल भी सीटेट में नहीं चलेगी, ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, डिस्लेक्सिक हैं, विकलांग हैं या सृजनात्मक हैं। ठीक है। देखो, जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न होते हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सह संबंधों की परिणति के रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग सोच वाले कौन होते हैं, सृजनात्मक वाले की होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। ना ही विकलांग होंगे, ना डिस्लेक्सिक होंगे, ना प्रत्यास्थी। डिस्लेक्सिक पढ़ने से संबंधित होता है हमारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं करता। तो कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने का वर्णन नहीं करता, ये बताना। कहता है अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो अगर आप लोगों ने पहला ऑप्शन देखा तो समझ गए होंगे अभी सरल का मतलब क्या होता है, बंद अंत वाला, बंद अंत वाला प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, केवल एक ही उत्तर होता है और सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाता, ना ही बच्चा ज़्यादा सोच सकता है। ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभिसारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और 29 हमारा क्वेश्चन अच्छा है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब नए सेशन से शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। कह रहा है स्मृति है, ध्यान है, डर है या उत्तेजना है। ठीक है। तो जो हमारा डर है ये क्या है, संवेग है। यानी कि जो होता है मानवीय भावना का क्या होता है, एक मुख्य स्वरूप होता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का, और कहता है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 3 वर्ष की बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी कि एक बच्चा कहता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध मिलता है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। कहता है कि बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रदान नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, प्रदान कर रहे हैं तभी वो बता रहा है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है, सीमित होता तो घर से बाहर ही ना निकलता। वो तो दूध बूथ की बात कर रहा है, इसका मतलब वो वहाँ पर जाता होगा, है ना। कहता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है वो वहाँ पर गया होगा, इसलिए गाय कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी देखा ही नहीं है, ये गलत है। ठीक है। लेकिन बच्चे आधे इसी को टिक लगाएंगे क्यों देखा नहीं है, इसलिए वो बता रहा है। लेकिन
बच्चा वो बताता है जो एक बार देख लेता है उसे भूलता नहीं है, और जो एक बार कर लेता है ना उसे नहीं भूलता है। यानी कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर निर्भर करता है, यानी कि आधारित है, यानी कि वो वहाँ पर जा चुका है, इसलिए उसका अनुभव ये बताता है कि दूध बूथ पर क्या मिलता है, मशीनों द्वारा दूध मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।